अलाउद्दीन खिलजी, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक ताकतवर और शायद क्रूर सुल्तान। लेकिन ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है। ये कहानी है उस दिमाग की, उस स्ट्रैटेजी की, जिससे एक बिखरते हुए साम्राज्य को फौलादी बना दिया गया। चलिए, इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सिंहासन जिस पर बैठने वाले के दुश्मन दरवाजे पर भी हैं और दरबार के अंदर भी। खिलजी के सामने ठीक यही चुनौती थी, और इसी चुनौती ने उनकी हर पॉलिसी को, हर फैसले को शक्ल दिया। तो इस पड़ताल में हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे उस डावाडोल तख्त को। फिर समझेंगे कि घर के और बाहर के दुश्मनों से कैसे निपटा गया। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी विरासत आज भी इतनी मायने क्यों रखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जिसमें खिलजी ने सत्ता संभाली थी। ये कोई फूलों का ताज नहीं था, बल्कि कांटों से भरा एक बेहद अस्थिर सिंहासन था। इसको जरा समझिए। एक तरफ तो दिल्ली के अमीर और सरदार थे जो बस मौके की तलाश में रहते थे सुल्तान के खिलाफ साजिश करने की, और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम से मंगोलों के लगातार हमले हो रहे थे जो एक सुनामी की तरह सल्तनत को निगल जाने को तैयार थे। मतलब एक भी गलत कदम और खेल खत्म। खिलजी ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली थी कि बाहर के दुश्मन से लड़ने से पहले ना घर के दुश्मनों को शांत करना पड़ेगा, और यहीं से शुरू हुई उनकी टोटल कंट्रोल की स्ट्रैटेजी। ये बात बहुत ही दिलचस्प है। खिलजी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द मंगोल नहीं, बल्कि उनके अपने ही अमीर और सरदार थे। इन्हीं के पास दौलत थी, जागीरें थीं, और यही बगावत का झंडा उठाने को हमेशा तैयार रहते थे। खिलजी को ये साफ पता था कि जब तक इनकी जड़ें नहीं काटी जाएंगी, सल्तनत कभी महफूज नहीं रह सकती। तो खिलजी ने किया क्या? उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक 4 पॉइंट का प्लान बनाया। फैसला ये था कि बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी की जड़ को ही खत्म कर देना है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये सब उस दौर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अब जरा इस प्लान की बारीकी देखिए। पहला कदम, अमीरों के आपस में मिलने जुलने, शादी ब्याह करने पर रोक। क्यों? क्योंकि साजिशों के नेटवर्क यहीं तो बनते थे। दूसरा, शराब और दावतों पर बैन। ये वो जगह थी जहां अक्सर बगावत की प्लानिंग होती थी। तीसरा, इनकी फालतू की दौलत और जमीनें जब्त कर लीं, मतलब बगावत को फंड करने का पैसा ही खत्म कर दिया। और चौथा और सबसे खतरनाक, एक ऐसा जासूसी नेटवर्क बनाया जो हर अमीर की हर हरकत पर नजर रखता था। इन 4 कदमों ने विद्रोह की सोच को पनपने से पहले ही कुचल दिया। अच्छा, तो घर के दुश्मन तो काबू में आ गए। अब खिलजी ने अपना पूरा ध्यान लगाया सबसे बड़े बाहरी दुश्मन पर, मंगोल। और इनसे लड़ने के लिए उन्हें एक ऐसी फौज चाहिए थी जो पहले कभी देखी सुनी न गई हो। देखिए, पुरानी फौज का सिस्टम क्या था? वो अमीरों और जागीरदारों पर डिपेंडेंट थी। सिपाही अपने सरदार का वफादार होता था, सुल्तान का नहीं। खिलजी ने इस पूरे सिस्टम को ही उखाड़ फेंका। उन्हें एक ऐसी परमानेंट प्रोफेशनल आर्मी बनानी थी जिसकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के लिए हो। खिलजी के ये जो मिलिट्री रिफॉर्म्स थे वो इतने सिस्टमैटिक थे कि उन्हें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है। ये रिकॉर्ड्स हमें साफ साफ बताते हैं कि उन्होंने अपनी सेना को एक मॉडर्न फाइटिंग फोर्स में कैसे बदला, और हम इन्हीं के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। इस स्लाइड पर फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ वो पुरानी सेना जो अमीरों के रहमो करम पर थी, और दूसरी तरफ खिलजी की नई प्रोफेशनल आर्मी जिसे सीधे स्टेट भर्ती करता था, जो हमेशा तैयार रहती थी। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था जिसने पावर का पूरा बैलेंस ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि खिलजी ने इतनी बड़ी और वफादार सेना खड़ी कैसे की? इसका जवाब छिपा है उनके कुछ कमाल के एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री रिफॉर्म्स में, जो अपने वक्त से बहुत आगे थे। 3 मेन बातें थीं। पहला, एक विशाल स्टैंडिंग आर्मी, यानी एक परमानेंट सेना का गठन जो हर वक्त जंग के लिए तैयार हो। दूसरा, सैनिकों की डायरेक्ट भर्ती, जिससे अमीरों का रोल ही खत्म हो गया। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर, सैनिकों को जागीर के बदले कैश सैलरी देना। इससे हुआ ये कि सैनिक अब सीधे सुल्तान के प्रति जवाबदेह हो गए। अब खिलजी की स्मार्टनेस देखिए। उन्होंने शुरू की दाग प्रथा। इसमें हर फौजी घोड़े पर एक सरकारी मोहर लगाई जाती थी। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो सरदार और सैनिक थे वो इंस्पेक्शन के वक्त अच्छे घोड़े दिखाकर बाद में उन्हें घटिया घोड़ों से बदल नहीं सकते थे।
इससे ये पक्का हो गया कि सेना की घुड़सवार टुकड़ी हमेशा टॉप क्वालिटी की रहे। और बिल्कुल इसी तरह उन्होंने चेहरा सिस्टम लागू किया। इसमें हर सैनिक का पूरा हुलिया, मतलब उसका कद, रंग, कोई निशान, सब कुछ लिखा जाता था। इससे क्या पक्का हुआ कि जिस सैनिक को भर्ती किया गया है और जिसे तनख्वाह मिल रही है, नौकरी भी वही कर रहा है। कोई अपनी जगह किसी और को प्रॉक्सी बनाकर नहीं भेज सकता। तो ये जो दाग और चेहरे का सिस्टम था ना, ये असल में मिलिट्री फ्रॉड को रोकने का एक ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका था। इन दो सिस्टम्स ने मिलकर सेना में करप्शन की कमर ही तोड़ दी और उसे एक बेहद एफिशिएंट वॉर मशीन बना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने घोड़ों के मार्केट को भी कंट्रोल किया ताकि सेना को सही दाम पर बढ़िया घोड़े मिलें। आर्मी में डिसिप्लिन को एकदम सख्त कर दिया गया और मंगोलों को रोकने के लिए बॉर्डर पर किलों को मजबूत करके वहां परमानेंट सेना तैनात कर दी गई। तो इन सारे सुधारों का नतीजा क्या निकला? खिलजी ने जाने अनजाने में एक ऐसे सेंट्रलाइज्ड एम्पायर की नींव रख दी थी जिसकी मिसाल उस वक्त मिलना बहुत मुश्किल था। उनके सारे कदम, चाहे वो अमीरों को कमजोर करना हो या सेना को मजबूत बनाना, सबका मकसद एक ही था, पावर को सेंटर में यानी सुल्तान के हाथों में लाना। उन्होंने एक बिखरी हुई सल्तनत को एक मजबूत यूनाइटेड स्टेट में बदल दिया। और इन सुधारों के नतीजे तो कमाल के थे। मंगोलों के हमले पूरी तरह से बंद हो गए। सल्तनत के अंदर दशकों तक कोई बड़ी बगावत नहीं हुई और इसी मजबूत सेना के दम पर खिलजी की फौजें पहली बार साउथ इंडिया तक पहुंच गई। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर जिसने एक मजबूत एम्पायर खड़ा किया, या एक बेरहम तानाशाह जिसने सत्ता के लिए कोई भी हद पार कर दी? सच तो ये है कि शायद वो दोनों ही थे। उनकी विरासत कॉम्प्लेक्स है और यही चीज़ उन्हें इतिहास में इतना दिलचस्प बनाती है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।